आज हम चर्चा करेंगे समस्या व्यवहार की पहचान एवं उसके विश्लेषण पर। इसमें जब हम बात करेंगे तो इस सारी चीज़ को करने के बाद में कुछ मुख्य प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर दे सकेंगे। नंबर 1, किन किन आधारों पर किसी व्यवहार को समस्या व्यवहार कहा जा सकता है, यानी कि किसी भी व्यवहार को समस्या व्यवहार कहने के आधार क्या होंगे। नंबर 2, समस्या व्यवहार की पहचान कैसे की जाए और उन्हें किस प्रकार दर्शाया जाए या प्रदर्शित किया जाए। उन्हें कैसे क्रमिक रूप में रखा जाए जिससे व्यवहार व्यवस्था के लिए उपयुक्त प्राथमिकता से चुनाव हो सके। नंबर 4, समस्या व्यवहार का रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 5, व्यवहार समस्या का विश्लेषण कैसे किया जाए। नंबर 6, व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम कैसे बनाया जाए और उसे कैसे कार्यान्वित किया जाए। और नंबर 7, व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो ये 7 चरण हैं व्यवहार समस्या व्यवहार के प्रबंधन में, क्योंकि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में हम उसे प्रदर्शित करेंगे, फिर उसको हम स्टेप्स में रखेंगे, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद हम व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम बनाएंगे, फिर उसको हम कार्यान्वित करेंगे और फिर उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि समस्या व्यवहार और उसकी व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। तो पहले हम ये समझेंगे कि समस्या व्यवहार क्या है और फिर उसकी आवश्यकता क्या है। कई बार शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ काम करना पड़ता है जो कई प्रकार की व्यवहार जनित समस्याएं पैदा कर देते हैं। शिक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेना होता है, बच्चे के व्यवहार व्यवस्था की तुरंत आवश्यकता है या नहीं। ऐसा देखा गया है कि जो व्यवहारिक समस्या लोगों को अटपटी लगती है वो बच्चे के विकासात्मक दृष्टिकोण से सामान्य हो सकती है, जैसे जानवरों से भय, अंधकार से भय, माँ बाप से अलग होने पर घबराहट। ये सब 2-3 साल के बच्चे के लिए आयु अनुकूल है। उसी प्रकार काल्पनिक लोगों यानी कि जिनको हम भूत कहते हैं और अकेले रहने से डर लगना 6 से 10 साल के बच्चों में सामान्य होता है। अब हम ये समझेंगे कि कोई व्यवहार सामान्य है या नहीं। इस पे ज़्यादातर लोग एकमत नहीं हो पाते, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं और कुछ व्यवहार हैं, उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि वो सामान्य है या नहीं है। आमतौर पर जो व्यवहार समस्या व्यवहार माने जाते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं, वह व्यवहार जो आत्मघाती हों या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हों, यानी कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। जैसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर में अपना हाथ काटना, शरीर पर कहीं और काटना, अपने खुद से थप्पड़ मारना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार में दूसरों को मारना, चिकोटी काटना आदि व्यवहार हो सकते हैं। नंबर 2, जब व्यवहार आयु या विकासात्मक अवस्था के अनुकूल ना हो, जैसे 15 साल की बच्ची अंगूठा चूसती है या 12 या 13 साल का होने के बाद भी बच्चा पेरेंट्स से अलग होने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस करता है, तो इस तरह की चीज़ें असामान्य हो सकती हैं। जब व्यवहार सीखने की प्रक्रिया में बाधक हो, एक उदाहरण के तौर पर जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं तो वह ऐसे व्यवहार करे जिससे कि सीखने की प्रक्रिया बाधित हो, जैसे कि जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो वो रोना शुरू कर दे, या जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो दूसरे चीज़ों पर ध्यान देने लगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। नंबर 4 पर आएगा, जब व्यवहार अन्य पर अनावश्यक दबाव डाले, जैसे चीखना, चिल्लाना, दूसरों के बाल खींचना, तो इससे क्या है दूसरे बच्चे जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 5, जब व्यवहार सामाजिक रूप से असंगत हो, यानी कि जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, तो इस तरह की चीज़ें व्यवहार की समस्या हैं। यदि व्यवहार बहुत ज़्यादा बार होता है, बहुत अधिक देर तक होता रहता है, या उसकी इंटेंसिटी या बहुत ज़्यादा या वो गहन है, तो उसके व्यवस्था की भी आवश्यकता हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे शिक्षकों को व्यवहार व्यवस्था क्यों करनी चाहिए। बच्चों को व्यवहार समस्या की व्यवस्था शिक्षकों को करनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा
समस्या व्यवहार बच्चों की सामाजिक मान्यता को कम कर देगा, लोग उसे कम स्वीकार करेंगे। वह बच्चे को खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या वह आसपास के दूसरे बच्चों को या दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी वजह से घर पर या फिर स्कूल में या फिर दोनों जगह जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है, जो बच्चे की लर्निंग है, वो हैम्पर हो सकती है, यानी कि उसमें बाधा आ सकती है। स्कूल या घर में दूसरे बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया जो है उसमें बाधा आ सकती है, दूसरे बच्चों की लर्निंग में डिफिकल्टी आ सकती है। व्यवहार असामाजिक हो सकता है या बच्चे की आयु के अनुकूल ना हो तो उसकी वजह से समस्याएं आ सकती हैं। बच्चे द्वारा सीखे गए अन्य व्यवहारों के कार्यान्वयन में बाधक हो सकता है, यानी जो पॉजिटिव बिहेवियर है, कई बार निगेटिव बिहेवियर जो होते हैं वो उनको अफेक्ट कर देते हैं या उनको प्रभावित कर देते हैं। अब हम बात करेंगे व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम में कौन कौन से चरण होते हैं। तो यहाँ पर 8 चरण इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है समस्या व्यवहार की पहचान करना, दूसरा है समस्या व्यवहार की अभिव्यक्ति करना, तीसरा है समस्या व्यवहार का चयन करना, चौथा है पुरस्कारों की पहचान करना, पांचवा है समस्या व्यवहार के आधारभूत आंकड़ों को रिकॉर्ड करना, छठा है समस्या व्यवहार का विश्लेषण करना, सातवां है व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम का विकास करना और उसका कार्यान्वयन करना, और आठवां या अंतिम है व्यवहार व्यवस्था कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।